हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट दिनेश कुमार। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है बिगेस्ट न्यूज़। ये बिगेस्ट न्यूज़ क्या है? जी हाँ, ये बिगेस्ट न्यूज़ है। हमारी इंडियन एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हमारी सरकार ने, भारत की सरकार ने पूरे पढ़ाई के सिस्टम को बदल दिया है और बहुत ही ज़्यादा पहले से इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है। जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, इससे पहले 1986 की एजुकेशन पॉलिसी चली आ रही थी। बहुत ही बोर पॉलिसी थी, बच्चों की किताबों का बोझ था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसकी जानकारी हम पूरी डिटेल से देंगे। तो आइए देखते हैं क्या है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैंने बोर्ड पे कुछ फैक्ट्स लिखे हैं। दिखने में आपको ये आप सोच रहे हो क्या बोरिंग टाइप लिखा है, लेकिन ये फैक्ट्स जरूरी है। तो आप इस फैक्ट्स को पहले समझिए, फिर आपको और अच्छे से एजुकेशन पॉलिसी को समझ में आएगी। तो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी ड्राफ्ट की गई है। तो अभी जो है सरकार ने क्या बोला है कि GDP, जितनी हमारी टोटल GDP है, GDP का 6% हमारे अब एजुकेशन पे खर्चा होगा। तो ये लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के करीब आएगा। और मैं आपको जरा प्रीवियस डाटा दिखाना चाहता हूँ। प्रीवियस डाटा क्या है कि प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी कब हुई थी? तो 1986 जब राजीव गांधी जी की सरकार थी। तो ये जो पॉलिसी है 1986, आप देख सकते हो कितनी पुरानी है। 34 साल पहले की जो पॉलिसी बनाई थी, वो हमारे बच्चे और स्टूडेंट आज तक इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे थे। अब और इस प्रीवियस पॉलिसी में कितना खर्चा हो रहा था? तो पूरी GDP का 4.2% खर्चा होता था, जो कि लगभग 8.4 लाख करोड़ के करीब बैठता है। और इसमें और क्या बदलाव किया गया? जैसे कि आपने देखा HRD मिनिस्ट्री लिखा है। पहले हम HRD मिनिस्ट्री के नाम से जानते थे, जो भी एजुकेशन के जो सारे सिस्टम आते थे, लेकिन अब हम उसको किस नाम से जानेंगे? एजुकेशन मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री को अब अगर हम हिंदी में करना चाहें तो शिक्षा मंत्रालय, पहले हम हिंदी में मानव संसाधन मंत्रालय बोलते थे, लेकिन इसको अब हम शिक्षा मंत्रालय बोला करेंगे। और अब मैं आपको थोड़ा डिटेल से आगे की सरकार ने क्या ड्राफ्ट तय किया, सारे कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगा और अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्कूल के सिस्टम में क्या चेंज होने वाला है, कि स्कूल के सिस्टम में अब कैसे तरीके से पढ़ाई की जाएगी। तो अब एक बात और बीच में बच्चों को या स्टूडेंट या हो सकता है पेरेंट्स को भी आ रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बता तो दी गई है, लेकिन ये हम इम्प्लीमेंट कब से करेंगे, कब से लागू किया जाएगा? तो मैं बता दूं, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है न्यू सेशन 2021 और 22 से स्टार्ट किया जाएगा। अभी इसको सिर्फ ड्राफ्ट तैयार किया गया है। ये पूर्ण रूप से जो लागू होगा पूरे इंडिया में 2021-22 के सेशन से हम चालू करेंगे। तो आइए अब थोड़ा बोर्ड पे देखते हैं। तो अब देखिए, जैसे मैंने लिखा है नाउ 10+2 सिस्टम। जो स्कूल में हमारा जो 10+2 सिस्टम चलता था, इसके अंदर क्या होता था? 10th के बाद आपको स्ट्रीम चुननी पड़ती थी। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? 10+2 सिस्टम। लेकिन अब जब ये न्यू NEP आएगी, NEP लागू होने के बाद आपका ये सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा। अभी हो जाएगा 5+3+3+4 सिस्टम लागू किया जाएगा। अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ। जैसे कि आपने पहले 5 वर्ष की पढ़ाई का सिस्टम देखा है, तो पहले 5 वर्ष की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज बोला जाएगा। तो इसमें 5 वर्ष क्या किया जाएगा? बच्चों के जो नींव है उसको मजबूत की जाएगी। तो जैसे कि पता है, जो भी बच्चे होते हैं वो 2 साल के बाद पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या है? प्री प्राइमरी, LKG, UKG, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। तो अब इन तीनों पे अब आप ध्यान से देखो तो प्री प्राइमरी, LKG, UKG ये 3 हो जाएंगे। फिर फर्स्ट एंड सेकंड, पूरे 5 साल हो गए बच्चों के। इस 5 साल के अंदर बच्चों पे किताबों का बोझ बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाया जाएगा। जो हम ABCD पढ़ते हैं वो बोर्ड पे बिल्कुल जैसे प्रैक्टिकल होता है, बच्चों के दिमाग पे बिना बोझ डाले और इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा। और पूरा का पूरा ख्याल रखा जाएगा जो बच्चे हैं पूरी तरह से एक्टिविटी में पार्ट लेके पढ़ाई करें। और इनके ऊपर जो आपने ये देखा खेल कूद, मतलब खेल में पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चों को क्या है, छोटे बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगे, वो पढ़ाई में भी अच्छे हो, और खेल कूद की जितनी भी एक्टिविटी होती है बहुत छोटे से आपको करवाई जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट 5 ईयर सिस्टम। अब देखिए, मैंने आपको पहले 5 साल का सिस्टम समझाया। अब नेक्स्ट 3 ईयर का सिस्टम कैसा है? क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5th में इसमें बच्चों को
आप नेक्स्ट भविष्य तैयार किया जाएगा, फाउंडेशन की नींव मजबूत की जाएगी कि आपको किस सब्जेक्ट में रुचि है। जैसे कि आप कोई सब्जेक्ट है साइंस, मैथ, एसएसटी, आर्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, आपको इसके अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा। बच्चा आगे चल के आपके उसको असेसमेंट किया जाएगा, बच्चा किस में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, किस में ज़्यादा रुचि है, इसके अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा। और हाँ, एक बात और है कि पहली से 5वीं तक के लिए जो इंग्लिश की जो अनिवार्यता है, जो अंग्रेजी भाषा की जो अनिवार्यता है, वो ख़त्म कर दी गई है। जो बच्चा अपनी लोकल लैंग्वेज यानी मातृभाषा में पहली से 5वीं तक पूरी तरह से पढ़ाई कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो इंग्लिश में पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हमारी सरकार ने बहुत अच्छा किया है। और अब इसमें आप देखिए, आप जैसे कि साइंस, मैथ, एसएसटी, आर्ट्स, हिंदी एंड इंग्लिश। अब इसमें जो पेरेंट्स हैं एंड टीचर है वो देखेंगे बच्चे किस में आगे बढ़े, बच्चे किस में अच्छे हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई की जाएगी। ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको नहीं आगे जो सिस्टम जैसे पहले होता था, नहीं साइंस लेना है, नहीं मैथ्स में तेज़ होना है, मैथ्स में ब्रिलियंट बनना है, या फिर साइंस में, ऐसा अब कुछ भी नहीं है। तो इसे बोलते हैं +3 सिस्टम। अब जो है पहली से 5वीं बच्चों को इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहली से 5वीं को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाएगी, नहीं, आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना पड़ेगा। ये जो कंपलसरी है ये आप ख़त्म कर दिया गया है, गवर्नमेंट से भी और प्राइवेट स्कूलों में भी। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में देखा जाता था, चाहे बच्चे को आए ना आए, ज़बरदस्ती बोझ ला देता था कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, इंग्लिश में ही पढ़ना है, जबकि उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। तो जैसे कि मैंने आपको 5 ईयर सिस्टम समझा दिया है, 3 ईयर सिस्टम। नेक्स्ट 3 ईयर सिस्टम क्या है, इसको बोलेंगे मिडिल स्टेज। इसमें कौन सी क्लासेस आती हैं, 6, 7, 8। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहली से 5वीं तक में इंग्लिश की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी। इसका मतलब पहली से 5वीं बच्चा आप कोई भी लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा लैंग्वेज या आपको राष्ट्रभाषा में जो हिंदी है उसमें किसी में भी आपको पढ़ना हो पढ़ सकते हो। लेकिन जैसे ही आप 5th व 6th में एंटर करते हो तो इसमें आपको एक लैंग्वेज तो चुनना ही पड़ेगा। हाँ भाई, आप जो पढ़ोगे किस भाषा में पढ़ोगे, पर आपको कोई जोर नहीं है, आपको जिसमें आपकी मर्जी है आप उसमें पढ़ो, चाहे आपका तेलुगु हो, तमिल हो, मलयाली हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जिसमें आपको पढ़ना है तो यहाँ से आपको चुनना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, आप 6ठी से 12वीं तक आप उसी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 8वीं तक आपको इसमें पढ़ाया, फिर उन्होंने 10वीं में कर दिया कि आपको साइंस तो आप इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या है, अब इसके अंदर क्या कराया जाएगा, 6ठी में जैसे ही आप कोई बच्चा 6ठी में एंटर करता है तो अब जो सरकार है वो बच्चों को स्किल्स भी सिखाएगी 6ठी के साथ। जैसे किसी को कंप्यूटर कोडिंग में इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट दिलवाएगी, कंप्यूटर कोडिंग कराएगी। न्यूमरेसी क्या होता है कि किसी को, बहुत बच्चों को ना न्यूमेरिकल में बड़ा इंटरेस्ट है, न्यूमरेसी जो खेल टाइप होते हैं उसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए इसमें आपको क्या है, कंप्यूटर कोडिंग है। किसी बच्चों को हार्डवेयर में इंटरेस्ट हो, सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट हो, तो यहीं से ना एक इंटरेस्टिंग एज बनाना चालू करेंगे बच्चों के अंदर। और भी कोई स्किल जिनमें बच्चों को, जैसे बच्चे किसी मैकेनिक के काम में इंटरेस्ट लेते हैं या फिर माने कुकिंग के काम में इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप इसको हॉबीज़ मान लो, या आपका ये इंटरेस्ट है या आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसी में आगे जा सकते हो। और इसमें आप क्या है, इंटर्नशिप भी कर सकते हो इसी एज, मतलब 6ठी, 7वीं, 8वीं में या 12वीं तक में आप इंटर्नशिप कर सकते हो। ये जो पॉलिसी है इसके अंदर आगे चल के बच्चों के बहुत फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा, माना कि एक बच्चा है जिसको कंप्यूटर कोडिंग में बड़ा इंटरेस्टिंग है, 6ठी से वो पढ़ता गया, उसे अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो अब आगे चल के वो क्या करेगा, जब भी इस 12th के बाद जब वो पढ़ाई कर जाएगा तो कहीं, तो जब वो मान लो साइंस से पढ़ता है, तो साइंस से पढ़ता है तो उससे क्या होगा, वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, यार ये पहली बार मैं कंप्यूटर देख रहा हूँ, कोडिंग देख रहा हूँ। इससे क्या होगा, उसकी जो स्पेशलिस्ट मतलब जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और बहुत ज़्यादा जो हमारा भारत इसमें पीछे है तकनीक में, इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा दिमाग डेवलप होगा। और इसी को नज़र में रख के भारत सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है। तो अब ये देखिए, और बाकी जो जैसे पढ़ाई है वो तो पढ़ाई चलती है, और ये जो पढ़ाई है 6ठी, 7वीं, 8वीं, ये जिम्मा है एनसीईआरटी को सिलेबस बनाना, कि एनसीईआरटी कैसे इस सिलेबस को पूरा करके देती है सरकार को और कैसे इसमें बच्चों को पढ़ाती है। तो अभी इसमें जो सिलेबस है वो आगे पता चलेगा किस तरीके से इसको पढ़ाया जाएगा। अब हमारा आता है लास्ट स्टेज। इस लास्ट स्टेज में 4 ईयर सिस्टम है। 4 ईयर सिस्टम क्या है, तो 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास। इस सिस्टम में जो 4 ईयर सिस्टम में क्या किया गया है, तो सबसे पहली बात कि आपको ये जो एंड ऑफ स्ट्रीम सिस्टम, यानी कि ये जो स्ट्रीम का जो सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया गया है, और आपके लिए एक पूल ऑफ सब्जेक्ट प्रिपेयर किया जाएगा। उसके बाद क्या है, इम्प्लीमेंट ए सेमेस्टर सिस्टम।
और सेमेस्टर सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब ये सब होता क्या है, अब मैं वो आपको अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले क्या है, एंड ऑफ स्ट्रीम सिस्टम। इसमें देखिए क्या होता है कि पहले बच्चा 9th-10th में क्या करता है, जिसको साइंस में इंटर, तो साइंस लेने के लिए साइंस में अच्छे नंबर चाहिए, उसकी पढ़ाई करता है, ठीक है। और या फिर एंड में आपके नंबर अच्छे नहीं आते तो वो बच्चा क्या है, फिजिक्स पढ़ना चाहता है पर पढ़ नहीं पाता है ना। तो उसमें क्या है, आप इस साइंस के स्ट्रीम में जाओगे तभी पढ़ पाओगे, बाकी सब चीज़ें नहीं पढ़ पाओगे। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सरकार ने या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या किया गया है, ये सिस्टम ही खत्म कर दिया गया है ना। तो अब ये सिस्टम खत्म करके क्या करने वाले ये सब, तो एक ना पूल ऑफ सब्जेक्ट बनाने, यानी कि बहुत सारे आपके पूल ऑफ सब्जेक्ट का मतलब कि बहुत सारे से एक आप मान लीजिए सब्जेक्ट तैयार किए जाएंगे, एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट तैयार किए जाएंगे। सिर्फ 3 नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे उसमें। इसमें बच्चा 9th क्लास से देखेगा कि हाँ मेरे को क्या क्या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेगा। जैसे एक बच्चा है जिसको फिजिक्स पसंद है, फिजिक्स के साथ उसको हिस्ट्री पसंद है, तो वो फिजिक्स, हिस्ट्री, पॉल साइंस और मैथ्स ये सारा एक साथ पढ़ सकता है। लेकिन पहले सिस्टम में क्या था, अगर किसी ने आर्ट्स लिया है तो मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट को छू भी नहीं सकता था। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। जिस बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स के साथ साथ अगर पॉलिटी में इंटरेस्ट है, पॉलिटी के साथ साथ फिजिक्स में इंटरेस्ट है, तो अब वो इस तरीके से भी पढ़ाई कर सकता है। जिससे क्या होगा, बच्चे क्या होगा, जो उसकी जो कैपेसिटी है बाकी सब्जेक्ट में, पॉलिटी में जो इंटरेस्ट है, इससे क्या है उभर के सामने आएंगे। इससे नई नई रिसर्च होगा और कहीं ना कहीं इससे जाके आगे आने वाले भविष्य में हमारे देश को ही फायदा होने वाला है। अब एक बात आगे क्या है इसमें है, आपने देखा मैंने लिखा है इम्प्लीमेंट ए सेमेस्टर सिस्टम। ये सेमेस्टर सिस्टम क्या है, सेमेस्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हर 6 महीने में पेपर लेना, अब आपका क्या होगा, हर 6 महीने पे आपका पेपर हुआ करेगा। ये क्यों रखा गया है, तो इसको जरा इस बात से समझते हैं। पहले क्या था, कोई बच्चा 9th और 10th में गया तो कुछ बच्चे क्या करते थे, बिल्कुल पढ़ते नहीं थे, लास्ट के 1-2 महीने कहीं कोचिंग या ट्यूशन जाके रट्टा मार के रट्टाफिकेशन करके पास हो जाते थे। कोई तो अच्छे नंबर भी रट्टा मार के ले आते थे। हाँ, तो इससे क्या होता था कि अब बच्चा रट्टा मार के या कैसे सिर्फ 1 महीने के अंदर पढ़ के वो अगली क्लास में जाता था, फिर वहाँ उसे प्रॉब्लम होती थी तो वो वहाँ पे जाके फंस जाता था। तो सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया है कि इन्होंने ये रट्टाफिकेशन सिस्टम को ख़त्म करने के लिए और बच्चे ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करें, और पढ़ाई कैसी नॉलेजेबल होनी चाहिए कि वो रट्टा ना मारने की जगह उस कॉन्सेप्ट को समझे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इतने सारे सब्जेक्ट को कम करके और उसमें सेमेस्टर लागू किया कि हर 6 महीने में आपके पेपर होंगे। इससे होगा क्या, अब वो बच्चा, उसे पता रहेगा कि अब यार 6 महीने बाद पेपर होने वाले हैं, तो वो ना शुरू से पढ़ाई करेगा। और तो सेमेस्टर में जो पेपर होंगे, तो माने आपके 2 सेमेस्टर होंगे, अब इसके नंबर कैसे होंगे, पहले सेमेस्टर के बेस, आपका पहले सेमेस्टर में नंबर कैसा है उसको देखा जाएगा, फिर आपका जो सेकंड सेमेस्टर उसमें नंबर कैसा है उसको देखा जाएगा, फिर उन सबको जोड़कर फिर आपकी फाइनल मार्कशीट बनाई जाएगी। पहले क्या था, आपने किसी ने फर्स्ट टर्म दिया, सेकंड टर्म दिया, प्री बोर्ड नहीं दिया, चल जाएगा, ठीक है, इन सब की कोई वैल्यू नहीं थी। लास्ट में क्या करता था, जो फाइनल टर्म था उसकी वैल्यू दी जाती थी, उससे नंबर बनते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बच्चों को हमारे सरकार या नई एजुकेशन पॉलिसी चाहती है कि बच्चे पढ़ाई पे फोकस करें, इसलिए उन्होंने ये सिस्टम लागू किया है, जिससे बच्चे क्या है हमेशा पढ़ाई में इंगेज रहेंगे, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इंगेज रहेंगे। हाँ, एक और बात बता दूं, इस मार्कशीट में आपके फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के साथ साथ आप जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है उसके भी मार्क्स जुड़ेंगे, और आपका फीडबैक लिया जाएगा आपके फ्रेंड्स से, आपके टीचर से, इन सब के बेस पे एक मार्क्स बनाया जाएगा। इससे क्या था, आपका ओवरऑल जो आपका टैलेंट होता है उसके बेस पे नंबर मिलेगा, ना कि एक आपने 2 महीने रट्टा मार लिया, आपके मैथ्स में 100 में से 90 आ गया, अब मानेंगे तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब ये है, जो बच्चा ढंग से पढ़ेगा, कॉन्सेप्चुअल पढ़ेगा, वही अब आगे बढ़ेगा। और ये जहाँ तक अच्छा भी है कि हर बच्चा पढ़ाई पे फोकस देगा। अच्छा, जैसा कि आपने देखा बोर्ड पे लिखा हुआ है कि फीस को रेगुलेट किया जाएगा, तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, तो हमारे इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो कॉलेज हो चाहे स्कूल है, उसमें क्या है आपको एक फीस को रेगुलेट कर दिया जाएगा, यानी कि आपका एक बेस तय कर दिया जाएगा पूरे इंडिया में कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या कॉलेज हो, आप इस फीस से ज़्यादा आप किसी से चार्ज नहीं कर सकते। इससे क्या है, आप
आपका प्राइवेट स्कूल या कॉलेज है, आपसे कोई भी मनमानी चार्जेस नहीं कर सकता, किसी भी चीज़ के लिए आप पे जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, जो कि ये रूल अभी तक नहीं थे। कोई कॉलेज किसी भी कोर्स पे कभी ज़्यादा हाई चार्ज करते थे, जैसे कि आप कह सकते हो कि अगर बिट्स प्लानिंग कॉलेज है तो वो बीटेक का बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करता है, या फिर कोई दूसरा कॉलेज है जो फरीदाबाद शहर में, वो हर इंस्टीट्यूट अपने अपने अकॉर्डिंग चार्ज करता है। तो ये अब नहीं चलेगा। सरकार एक रेगुलेशन बॉडी बनाएगी जिसमें वो फीस तय करेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको फीस देना है। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है, इस्टेब्लिश्ड NRF। इसका मतलब क्या है, इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या है, सरकार क्या करेगी, एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि छठी से ही बच्चों में रिसर्च की भावना डाल दी जाएगी, उसमें कोडिंग वोडिंग सिखाया जाएगा, जो भी स्किल्स हैं आपको वो आप सीखोगे। और फिर कॉलेज में भी आप जो बच्चा रिसर्च पे फोकस करेगा, तो रिसर्च पे जो फोकस करेगा या बच्चा इंटर्नशिप करेगा छोटी क्लास से, तो उसके अंदर जो पैसे लगेंगे वो सरकार देगी, और वो जो पैसे जो प्रोवाइड करवाए जाएंगे इसी इंस्टीट्यूट नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत इस पे खर्चा किया जाएगा, ताकि हमारे रिसर्च को बढ़ावा मिले। क्योंकि रिसर्च को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है आने वाले टाइम में, तभी हमारे क्या इंडस्ट्री सेटअप होंगे। रिसर्च से हमारे आने वाले टाइम में भविष्य में क्या है, नए आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, कोई भी नया स्टार्टअप चालू कर सकते हो। तो इसीलिए बच्चों में ऐसा एक्टिविटी माइंड में डालना है ताकि आप रिसर्च पे फोकस करो, आपका जो नॉलेज हो जनरल नॉलेज बेस्ड नॉलेज हो। तो अब देखिए इसमें क्या है, आप लिखवाया प्रमोट संस्कृत लैंग्वेज इन हायर इंस्टीट्यूट। अब देखो संस्कृत जो है बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, और हमारे भारत में पहले संस्कृत में ही बोली जाती थी, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो रही है, गायब होते जा रही है। तो सरकार ने इसको प्रमोट करने के लिए क्या किया गया है कि जितने भी हायर इंस्टीट्यूट है, यहाँ तक कि IIT है, IIM है, और बहुत सारे कॉलेज है, उसमें भी आपके संस्कृत को प्रमोट किया जाएगा कि जो बच्चा संस्कृत में पढ़ना चाहता है वो संस्कृत में पढ़ सकता है। संस्कृत में भी उनको पढ़ाया जाएगा, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो वो संस्कृत में पढ़ेगा, और उसके लिए क्या टीचर जो भी चीज़ें फैसिलिटीज़ वो सब प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखो, अब एक पॉइंट और है जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है कि आप देखो आपको कैसा लगता है, ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही अच्छी है। क्यों? क्योंकि पहले अगर मुझे कॉलेज में जाना है तो हमने एक फिक्स था कि साइंस वाला बच्चा क्या है, पॉलिटी नहीं ले सकता, वो ह्यूमैनिटीज से कोई साइकोलॉजी नहीं ले सकता। लेकिन अब क्या है, आपको अगर फिजिक्स पसंद है और फिजिक्स के साथ आपको पॉलिटी भी पसंद है, हिस्ट्री भी पसंद है, तो आप अपनी पढ़ाई पॉलिटी फिजिक्स हिस्ट्री के साथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि पहले के सिस्टम में ऐसा नहीं था, अगर आप फिजिक्स को पढ़ना है तो आपको ये सब नहीं पढ़ना है। तो क्या ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि कोई बच्चा जो है कॉलेज में जाएगा तो अपनी मनपसंद के सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। और आपको जैसे पता है कि अगर जो हम अपने मनपसंद सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो वो बच्चा उस सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा करता है। और क्या किया है इन्होंने कि आप देख सकते हो कि कोई बच्चा होता है जिनको उसे पता होता है कि बचपन से, या फिर जब भी वो इस चीज़ के बारे में UPSC के बारे में जानता है कि उसे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, तो कई बार क्या होता है जो टेक्निकल ग्राउंड के बच्चे होते हैं वो बीटेक करते हैं, बीटेक में बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन जैसे उसमें जाते हैं UPSC की प्रिपरेशन करने, तो उन्हें पता चलता है यार ये तो बहुत सारे ऐसे सिलेबस हैं जो हमने कभी पढ़े नहीं है। तो वो क्या करता है, इसमें वो इस साइकोलॉजी के सब्जेक्ट, पॉलिटी के, हिस्ट्री के पढ़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या है कि अगर उसे पता है कि मुझे UPSC की प्रिपरेशन करनी है और वो बीटेक कर रहा है, तो वो बीटेक के साथ साथ, बीटेक तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ वो पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी ये सब भी पढ़ सकता है। इससे उसका फ़ायदा क्या होगा, वो इंजीनियर तो बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा कि अगर उसे आगे फ्यूचर में अगर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है या अनदर कोई एग्ज़ाम देना है, तो उस सब्जेक्ट से या फिर पॉलिटी, हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो भी हो, उस समय उसकी जानकारी होगी, तो वो जो पेपर जिसको बोला जाता है कि इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है, उसके लिए क्या हो जाएगी, उसमें आसानी हो जाएगी। नहीं तो पहले क्या है, पहले बीटेक करो, बीटेक के बाद अब जब आप UPSC प्रिपरेशन करोगे तो पता इतने सारे सब्जेक्ट है, अभी उसकी प्रिपरेशन करो, तो ये हेक्टिक क्या है बच्चों के माइंड से हट जाएगी। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारे लिए बहुत अच्छी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस चैनल पे जो नए हैं उसे वो सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे कॉन्फिडेंस के लिए और ऐसी वीडियोस लाने के लिए हमें कमेंट और लाइक करना ना भूलें।